दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ के लाडले पूर्व सीओ अनुज चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अदालत ने ऐसा डंडा चलाया है कि अब रास्ता ढूंढने से भी मिल नहीं रहा है। आज के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत द्वारा दिए गए 3 बहुत बड़े झटकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। संभल के मामले में कैसे माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत तगड़ा झटका दिया है उत्तर प्रदेश के पुलिस को योगी आदित्यनाथ की सरकार को। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने और उस नफरत को ढांकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर हंटर चलाया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में योगी आदित्यनाथ का जो आताताई बुलडोजर है उस पर भी अदालत ने बहुत तगड़ा फैसला दिया है, या ये कह लीजिए कि बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या पूरा मामला है इसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कसम खा ली है कि मुसलमानों को जड़ से उजाड़ देंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा फैसला लेने जा रही है उत्तराखंड की सरकार मदरसों को लेकर के। पूरा मामला अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ में नफरती चिंटुओं को गुजरातियों ने एक बहुत करारा तमाचा जड़ा है, और तमाचा ऐसा जड़ा है कि कोटद्वार का जो मामला है उसके आगे फीका नजर आने लगा है। अभी आपको पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश को किस तरीके से किश्तों में अमेरिका के हाथों बेचने की तैयारी कर ली है, उसकी तस्वीरें और उसके बारे में सरकार जो कुछ भी छुपा रही है उस पर भी बातचीत करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अब सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर, यह संभल भीमनगर का मामला, अनुज कुमार चौधरी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स। इस पूरे मामले में जज साहब ने एक बहुत तगड़ा फैसला दिया है। क्या मामला है, आपकी स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी का यह ट्वीट है, जरा देखिए। ममता त्रिपाठी लिख रहे हैं कि संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर के आदेश एएसपी अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के फैसले के खिलाफ यूपी पुलिस इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। आपको पता है उत्तर प्रदेश के पुलिस विभांशु सुधीर के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पुलिस गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत करारा झटका लगा है यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस को कोई राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल ने संभल मामले की सुनवाई के बाद कोई राहत नहीं दी और कहा है कि अब 9 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। फिलहाल राहत देने जैसी कोई स्थितियां बनती हुई नजर आ नहीं रही हैं। सीजीएम तक तो मामला चल जाएगा, लेकिन जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे तो फिर वहां पर न्याय की अवधारणा के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहां वर्दी में गदा लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। वहां शिव मंदिर में वर्दी में जो है पूजा करने से काम नहीं चलेगा। वहां मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने से काम नहीं चलेगा। वहां काम चलेगा संविधान के हिसाब से। वहां काम चलेगा इस देश के लोकतंत्र के हिसाब से, उस लोकतंत्र, उस संविधान के हिसाब से, उन अदालतों के हिसाब से जिन पर इस देश की आवाम की निगाहें टिकी रहती हैं कि वहां न्याय मिलेगा। और शायद अनुज चौधरी जैसे अफसरों के खिलाफ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि संभल में अनुज चौधरी ने किस तरीके से वर्दी का दुरुपयोग किया और सीजीएम के आदेश के बाद उनको किस तरीके से उनको हटा दिया गया, यह भी सबने देखा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक मामला था साल 2021 का। मुस्लिम के खिलाफ, एक मौलवी के खिलाफ जो है नफरती चिंटुओं ने एक तरीके से उसको बुरी तरीके से हरेस किया था। यह मामला पुलिस थाने होते हुए अदालत तक पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा।
और वहां पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को तगड़ी लताड़ लगाई। कहा कि जब पूरा का पूरा मामला हेट का है, पूरा जो मामला है वो नफरत फैलाने वालों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हेट और नफरत की धाराओं को क्यों नहीं जोड़ा गया? उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम करती है? अच्छा, जिस तरीके का निजाम होता है व्यवस्था वैसी ही हो जाती है। और जो आदमी उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम गर्मी शांत करने की और शिमला जैसे दो कौड़ी की भाषा का इस्तेमाल सरे मंच से करता हो, तो फिर उस प्रदेश की, उस राज्य की पुलिस क्या करेगी? यही करेगी। लल्लन पोस्ट की इस खबर को देखिए जरा। नोएडा में मुस्लिम मौलवी पर हमले के मामले में एफआईआर में हेट क्राइम की धाराएं न जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल किया और पूछा है कि यह तुमने क्यों नहीं किया? क्या तुमको धाराओं के बारे में पता नहीं? और अगर नहीं पता है तो जाओ फिर से एक बार ट्रेनिंग लेके आओ। और अगर पता है और पता होते हुए भी नहीं जोड़ा तो इसका जवाब दो। क्या बताया गया? नोएडा के एक मुस्लिम मौलवी द्वारा दायर कथित हेट क्राइम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि साल 2021 में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी और 295 ए जैसे प्रावधान क्यों नहीं लगाए गए? यह सीधा सवाल किया। अब एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है। बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, सुप्रीम, आपको याद है एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने एक 22-23 पॉइंट का पूरा प्रोफार्मा जारी किया था। उसमें बताया था कि बुलडोजर चलाने के लिए कौन कौन सी नियमावली सरकार को और प्रशासन को फॉलो करनी है। एक ऐसा मामला नहीं आया जिसमें फॉलो किया गया हो। और बुलडोजर सरेआम चल रहा है, गरज रहा है। अब इसी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। क्या कहा सुनिए, देखिए जरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गलत काम करने के आरोपी लोगों या उनसे रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी गिराए जाने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अधिकारी इमारतों को गिराना जारी रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सजा के तौर पर की जाने वाली तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। सख्त नाराजगी जारी की है। और कोर्ट अनकोट जो कोर्ट ने कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है, यह अदालत ने कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। गुजरात के राजकोट का मामला है। हाईकोर्ट ने एक डेमोलिशन था जिसमें 1300 परिवार, उस डेमोलिशन से 1300 परिवारों की रोजी रोटी, उनका आशियाना, उनके सर की छत छिनने वाली थी। लेकिन अदालत ने एक बहुत करारा झटका दिया और उस झटके के बाद, अच्छा, इस पूरे मामले में हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर के नफरती सरकारों से लड़े और सिस्टम से लड़े। ये जरा तस्वीरें देखिए। ये उसी आदेश के बाद जो लोग कह रहे हैं वो सुनिए जरा। આપણે આમને મજબૂત રહીને સરકારને આપણી પાસે ઝૂકવું પડશે ને ઝૂકવું પડશે। જય ભીમ। इलियास नाम का ट्विटर हैंडल है। उन्होंने लिखा, गुजरात के राजकोट में हाईकोर्ट द्वारा डेमोलिशन पर रोक लगाए जाने के बाद 1300 परिवार वालों को बड़ी राहत मिली। इस फैसले के बाद सभी लोग खुशी से झूम उठे। हिंदू मुस्लिम समेत सभी समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और जश्न मनाया, ये नारे लगा। अब एक और तस्वीर देखें इसी जश्न की, जरा देखिए। सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लग रहे हैं। जब किसी चीज की अति हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं से प्रतिकार शुरू होता है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि आप किसी एक को परेशान करेंगे, बिगड़ेगा पूरा समाज और उसका असर पूरे समाज पर आता है। और ये शायद यही वजह है कि अब इस नफरती प्रोपेगेंडा के खिलाफ हिंदू लोग भी खड़े होना शुरू हो चुके हैं। आप दीपक कुमार की बात देख लीजिए।
ये तस्वीर देखिए किस तरीके के नारे लगे। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता बचाएंगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के नारों से पूरा का पूरा इलाका गूंज उठा है। दोस्तों आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब दोस्तों कोटद्वार का मामला आप जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इस बीच और नया कांड कर दिया है। जरा ये चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस चिट्ठी का मजमून मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नए कानून के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। रिटायर्ड प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के 8 जो सदस्य हैं वो नियुक्त किए गए। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि राज्य के अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम है। अध्यक्ष तो छोड़िए, 8 में से मात्र 2 सदस्य मुस्लिम नियुक्त हुए हैं। एक कुमाऊं विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर सैयद अली हामिद और दूसरी सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्री विभाग के अध्यक्ष रोबिना अमन। नए कानून के तहत 31 जुलाई 2026 को मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा और उसकी जगह यह प्राधिकरण लेगा। यानी कि उत्तराखंड से मदरसा बोर्ड खत्म करने का जो उल्टी गिनती है वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने शुरू कर दी है। अच्छा, नफरतियों का कोई ऐसा मामला नहीं होता कि वो सिर्फ धर्म के खिलाफ है ना, वो जाति से भी, जाति को लेकर के भी उनके अंदर वही कचरा भरा हुआ है। जरा ये तस्वीरें देखिए। दबंगों ने किस तरीके से एक दलित शख्स जो घोड़े पर सवार था उसको घोड़ी से उतारा और उस पर तलवारों से हमला कर दिया। न्यूज 24 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा जारी किया गया यह वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है। विशाल चावड़ा अपनी शादी की बारात लेकर के निकले थे, तभी दबंगों ने उनका रास्ता रोका और तलवारें निकाली और बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। यह इस देश का सच है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, ठीक नहीं होगा। चीजें और ज्यादा गहरी हो जाएंगी। धर्म से होता हुआ मामला जाति पर आएगा, फिर धीरे धीरे गोत्र पर आएगा और फिर आदमी स्वयं में भस्मासुर हो जाएगा एक दिन। यही स्थितियां बनेंगी इस समाज की अगर इसको यहीं पर नहीं रोका गया। और अब बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील और नरेंद्र मोदी सरकार के सफेद झूठ की। दोस्तों आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने परसों की रात में एक डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि भारत के साथ उनकी डील हुई और उन्होंने टैरिफ जो है 25% से घटा करके 18% कर दिया। सुबह कायदे से सूरज नहीं निकल पाया और नरेंद्र मोदी का स्वागत होने लगा। कल स्वागत हो रहा था। हो सकता है आप में से तमाम सारे लोग सो के नहीं उठे होंगे और नरेंद्र मोदी अपना स्वागत करा चुके थे। कल पूरा दिन संसद में बवाल मचा कि इसके जो बीमा की पॉलिसी की तरह से जो स्टार मार्क है वो भी तो समझाओ इस देश को कि कैसे किसानों के हित, भारतीय किसानों के हित तुमने अमेरिका को बेच दिया है। कैसे किश्तों में इस देश को बेच रहे हो तुम? क्या यह देश दिल्ली से चलता है या वॉशिंगटन से चलता है? तमाम सारे विपक्षी नेता ये सवाल करते रहे और अब धीरे धीरे उसका पूरा मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है। उमाशंकर सिंह का यह ट्वीट देखिए। फॉक्स न्यूज की जो एंकर कह रही है उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। फॉक्स न्यूज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, खेती के प्रोडक्ट्स की $500 बिलियन की खरीद का वादा किया अमेरिका से। अब एक बात मुझे बताइए कि $500 बिलियन के खेती के प्रोडक्ट अगर अमेरिका से भारत खरीदेगा तो भारत के किसानों के प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? और यह बात नरेंद्र मोदी नहीं बता रहे हैं। यह बात ना तो नरेंद्र मोदी के चेले चपाटे बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा, लेकिन स्वागत करा लिया। आधी दुनिया सो रही थी उस वक्त नरेंद्र मोदी सुबह के 9, साढ़े 9 बजे स्वागत करा चुके थे। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।